आज है 17 नवंबर सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज के हरकारा में आनंद तेलतुंबडे विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या बीजेपी को हराना अब नामुमकिन हो गया है। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद ढाका में हाई अलर्ट है। सऊदी अरब में एक दर्दनाक हादसे में 45 भारतीय तीर्थयात्रियों की बस में जलकर मौत हो गई। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका असर भारत और चीन पर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में आजम खान को एक बार फिर 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही जोया हसन बिहार चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका और पैसे के खेल का विश्लेषण कर रही हैं, और आकार पटेल बता रहे हैं कि कैसे भारत विभिन्न वैश्विक सूचकांकों पर लगातार फिसल रहा है। इन सब खबरों और विश्लेषणों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। बिहार चुनाव के नतीजों ने कई लोगों को चौंका दिया। हालांकि लेखक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे के अनुसार ऐसा होना नहीं चाहिए था। वे द वाया में प्रकाशित अपने लेख में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सत्ता की हर संभव ताकत का इस्तेमाल करने के बाद चुनावों में भारी जीत हासिल की। चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर से लेकर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद नीतीश कुमार द्वारा महिला मतदाताओं को खुलेआम अवैध तरीके से 10,000 रुपये हस्तांतरित करने तक हर हथकंडा अपनाया गया। इस बीच विपक्ष वोट चोरी और प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी जैसे अस्पष्ट वादों के नारों पर चुनाव लड़ रहा था। पिछले एक दशक के लगभग हर चुनाव की तरह यह मुकाबला किसी भी लिहाज से स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। फिर भी ज्यादा गंभीर सवाल ये है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, ने ये कैसे समझा कि वो किसके खिलाफ है। उसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो अपने विरोधी की प्रकृति या हो रहे राजनीतिक बदलाव के पैमाने को पहचानती है। निराशाजनक बात सिर्फ विपक्ष का पंगु होना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक बुद्धिजीवियों, नीति विश्लेषकों और राजनीतिक टिप्पणीकारों की विफलता भी है। उनके विश्लेषण सतही और उन ढांचागत बदलावों से अनभिज्ञ बने हुए हैं, जिन्होंने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ता खोने के कगार पर पहुंचने के बाद बीजेपी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को छोड़कर चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए कठोर, व्यवस्थागत हेरफेर की ओर रुख किया। ये 2024 के बाद के हर विधानसभा चुनाव हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में स्पष्ट था। ये पैटर्न बिहार में और भी सख्त हो गया। चुनाव आयोग द्वारा विवादास्पद एसआईआर पर जोर देना, जिसे एक अपारदर्शी कार्यप्रणाली और स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण इरादे से अंजाम दिया गया, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि बीजेपी ने एक भी वोट डाले जाने से बहुत पहले ही परिणाम लिखने का इरादा कर लिया था। इसलिए बिहार का फैसला कोई रहस्यमयी राजनीतिक आश्चर्य नहीं था। यह उस प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम था जो सबके सामने घटित हो रही थी। फिर भी विपक्ष और टिप्पणीकारों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ भी मौलिक नहीं बदला हो। चुनावी मैदान अब समान नहीं रहा। निगरानी करने वाली संस्थाओं को झुका दिया गया है, और कार्यपालिका की शक्ति बिना किसी वास्तविक बाधा के काम करती है। विपक्ष का अंधापन हानिकारक है, लेकिन बुद्धिजीवियों और टिप्पणीकारों का बचना इससे भी बदतर है। गणतंत्र के ढांचागत क्षय का सामना करने से इनकार करके विपक्ष और टिप्पणीकारों ने उन प्रक्रियाओं को ही वैधता प्रदान की जो इसे खोखला कर रही थीं। अगर विपक्ष ने अपनी संवैधानिक भूमिका निभाई होती, और अगर बौद्धिक और मीडिया टिप्पणीकारों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एक अंश भी निभाया होता, तो चल रहे संस्थागत क्षय को रोका जा सकता था। इसके बजाय वे पूरी तरह से विफल रहे, जिससे बीजेपी को बिना किसी सार्थक प्रतिरोध के कदम दर कदम अपनी शक्ति को मजबूत करने का मौका मिला। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 2017-18 में चुनावी बॉन्डे की शुरुआत के साथ आया, जिसने राजनीतिक वित्तपोषण को निर्णायक रूप से सत्ताधारी दल की ओर झुका दिया। इसके साथ ही नौकरशाही का केंद्रीकरण, जांच एजेंसियों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल, डिजिटल प्रचार और मीडिया पर कब्जा, नीति आयोग के माध्यम से आर्थिक केंद्रीकरण, हिंदुत्व की वैचारिक पकड़, पारदर्शिता में कमी, राज्य स्तरीय राजनीतिक इंजीनियरिंग और चुनाव आयोग पर कब्जे जैसे कदमों ने बीजेपी के किले को अभेद्य बना दिया। जबकि बीजेपी एक दुर्जेय राजनीतिक मशीन का निर्माण कर रही थी, विपक्ष आत्मसंतुष्ट, खंडित और रणनीतिक रूप से दिशाहीन बना रहा। विपक्षी दल घटनाओं को आकार देने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे अदालतों पर अत्यधिक निर्भर हैं,
लेकिन जिस संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र पर वे भरोसा करते हैं, वो पहले ही समझौता कर चुका है। उनकी एकता नामात्र की है और वे हिंदुत्व का सामना करने में वैचारिक रूप से विफल रहे हैं। संगठनात्मक रूप से कांग्रेस खोखली हो चुकी है। राहुल गांधी ने निश्चित रूप से एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन उनकी राजनीतिक प्रवृत्ति अभी भी मोदी के साथ व्यक्तिगत मुकाबले पर एक गलत निर्भरता को दर्शाती है। उनका असली काम कांग्रेस संगठन को फिर से बनाना और विपक्षी दलों के बीच स्थायी एकता बनाना था। दोनों मोर्चों पर उनकी विफलता ने देश को भारी कीमत चुकाई है। भारत स्थायी तानाशाही शासन की ओर बढ़ रहा है, फिर भी विपक्ष आधे अधूरे गठबंधनों और मीडिया साउंड बाइट्स के साथ प्रतिक्रिया करता है। बिहार चुनाव इस बात की पुष्टि करता है कि भविष्य में बीजेपी तब तक कोई चुनाव नहीं हारेगी जब तक वो खुद हारना न चाहे। आप पूरा विश्लेषण हमारे टेक्स्ट न्यूज़लेटर में पढ़ सकते हैं। बिहार चुनाव पर एक और गहरा विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकार और विचारक श्रवण गर्ग का है। वे इसे भारत के लोकतंत्र के खिलाफ एक पोखरण की संज्ञा देते हैं, एक ऐसा गुप्त और प्रभावशाली ऑपरेशन जिसने व्यवस्था की नींव हिला दी है और हमें खबर तक नहीं हुई। हरकारा डीप डाइव में निधीश त्यागी के साथ बातचीत में श्रवण गर्ग ने कहा, जैसे जैसे देश में चुनाव हो रहे हैं, हम पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, हम खत्म हो रहे हैं। गर्ग बताते हैं कि जैसे 1974 में इंदिरा गांधी ने दुनिया को बिना भनक लगे पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, ठीक उसी तरह बिहार में चुनाव आयोग के वॉर रूम से लोकतंत्र के खिलाफ एक परीक्षण किया गया है, जो सफल रहा है और अब इसके हथियार बनाकर दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। उनका मानना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बहस एक छलावा है, असली मकसद भारत को एक निरंकुश राष्ट्र बनाना है। श्रवण गर्ग विपक्ष की रणनीति पर भी तीखा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं, हम पीछे की चोरी को पकड़ रहे हैं और आगे की चोरी रोक नहीं रहे हैं। आप पूरी बातचीत हमारे यूट्यूब पर सुन सकते हैं। अब बात बांग्लादेश की, जहां के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। उन्हें पिछले वर्ष के छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध किए गए कथित अपराधों का दोषी पाया गया, जिसके कारण उनकी सरकार का पतन हुआ था। अल जजीरा के मुताबिक उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्मान खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ बांग्लादेश ने मांग की है कि भारत हसीना और खान को तत्काल उसे सौंप दे। याद रहे, शेख हसीना और असदुज्मान खान 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद से भारत में शरण लिए हुए हैं। अदालत ने कहा कि हसीना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और घातक हथियारों के उपयोग का आदेश दिया था। इस फैसले के मद्देनज़र पूरे ढाका में हाई अलर्ट कर दिया गया है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। एक दर्दनाक खबर सऊदी अरब से है, जहां उमराह के लिए जा रहे 45 भारतीयों की एक बस हादसे में मौत हो गई। मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। बस एक टैंकर लॉरी से टकरा गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। आव्रजन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ज्यादातर मृतक हैदराबाद शहर के थे। 46 यात्रियों को ले जा रही इस बस में केवल एक व्यक्ति जीवित बचा है। ये दुर्घटना बद्र और मदीना के बीच भारतीय समयानुसार रात लगभग 1:30 बजे हुई, जब बस में सवार अधिकतर यात्री सो रहे थे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो भी देश रूस के साथ व्यापार करेगा, उस पर बहुत सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और रिपब्लिकन नेता रूस के खिलाफ कड़े कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि इस सूची में ईरान को भी जोड़ा जा सकता है। इस बीच सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक विधेयक पेश किया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद और पुनर्विक्रय पर 500% तक का भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इस कानून का मकसद चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाना है, जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को मदद पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बार फिर जेल भेज दिया गया है। रामपुर की एक अदालत ने सोमवार को उन्हें और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को 2 पैन कार्ड से जुड़े जालसाजी के एक मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई। सजा के ऐलान के बाद दोनों को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। आजम खान को लगभग 2 महीने पहले ही 23 सितंबर को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। 2017 में यूपी में भाजपा के सत्ता में आने के बाद आजम के खिलाफ 81 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे और उन्हें अब तक 7 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (एसआर) का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि यह पुनरीक्षण मतदाता सूचियों के वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (स) के बीच में आता है। बता दें कि पिछले महीने चुनाव आयोग ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (स) का आदेश दिया था,
लेकिन असम का नाम उसमें शामिल नहीं था। केंद्र सरकार की ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के डेटाबेस से इस साल 10 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच लगभग 27 लाख मजदूरों के नाम हटा दिए गए हैं। ये संख्या इसी अवधि में जोड़े गए 10.5 लाख नए नामों से कहीं ज्यादा है। नामों को हटाने में ये तेजी ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार अयोग्य लाभार्थियों को बाहर निकालने के लिए सभी श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पर जोर दे रही है। कार्यकर्ताओं के एक संघ लिबटेक ने इस असामान्य दर पर चिंता जताई है। हटाए गए लाभार्थियों में से 6 लाख सक्रिय मजदूर थे, यानी वे जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक दिन काम किया था। अब बात करते हैं भारत की वैश्विक स्थिति की। पत्रकार और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के प्रमुख आकार पटेल अपने विश्लेषण में बताते हैं कि भारत विभिन्न वैश्विक सूचकांकों पर लगातार नीचे खिसक रहा है। कुछ साल पहले नीति आयोग ने उन 32 वैश्विक सूचकांकों के लिए एक डैशबोर्ड बनाने की बात कही थी, जिन पर भारत की रैंकिंग होती है। ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। मानव विकास सूचकांक पर 2014 में भारत की रैंक 130 थी और आज भी वही है। फ्रीडम हाउस के फ्रीडम इन द वर्ल्ड सूचकांक में भारत 2014 में स्वतंत्र देश था, जो 2025 में आंशिक रूप से स्वतंत्र हो गया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 66वीं रैंकिंग से गिरकर 86वें स्थान पर आ गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर भारत 2014 में 140वें स्थान से गिरकर आज 151वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पर भारत 2014 में 114वें स्थान से आज 131वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2014 में भारत 76 देशों में 55वें स्थान पर था, आज 123 देशों में 102वें स्थान पर है और रिपोर्ट कहती है कि भारत में भूख का स्तर गंभीर है। पहले सरकार ने माना कि सुशासन से फर्क पड़ेगा, फिर कहा कि सूचकांकों के आंकड़े खराब हैं, और अब इन खबरों को बस नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप पूरा विश्लेषण हमारे टेक्स्ट न्यूज़लेटर में पढ़ सकते हैं। बिहार चुनाव पर एक और दृष्टिकोण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर एमेरिटा जोया हसन का है। द वाया में प्रकाशित अपने लेख में वो कहती हैं कि बिहार में एनडीए की 200 से ज़्यादा सीटों के साथ ज़बरदस्त वापसी दर्शाती है कि शासन के प्रदर्शन से परे की ताकतों ने जनादेश को आकार दिया। इनमें चुनाव आयोग का संदिग्ध आचरण और महिलाओं को लक्षित नकद हस्तांतरण प्रमुख हैं। एनडीए की 2025 की रणनीति पैसा और महिला के इर्द गिर्द घूमती थी। राज्य में महिला मतदान 71.6% तक पहुंच गया, जो पुरुषों के 62.8% से कहीं आगे था। यह विरोधाभास तब और भी तीखा हो जाता है जब इसे चुनाव से ठीक पहले किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण की पृष्ठभूमि में देखा जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। सितंबर में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये की पहली किस्त चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले 75 लाख महिलाओं को दी गई और बाद में ये संख्या 1.21 करोड़ तक पहुंच गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी यह भुगतान जारी रहा और चुनाव आयोग ने इसे चल रही योजना बताकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जोया हसन का मानना है कि महिलाओं की मतदान शक्ति में वृद्धि का कारण बढ़ती राजनीतिक चेतना से कम, बल्कि महिला और मनी के गठजोड़ और चुनावी ईमानदारी में कमियों के मिश्रण से ज्यादा प्रभावित हुआ है। आप पूरा विश्लेषण हमारे टेक्स्ट न्यूज़लेटर में पढ़ सकते हैं। ओडिशा के नवरंगपुर जिले से एक विचलित करने वाली खबर है, जहां एक ईसाई आदिवासी व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मेंजर गांव के मदनू हरिजन की मौत के बाद जब उनका शव गांव लाया गया, तो 30-40 लोगों की भीड़ ने ईसाई रीति से दफनाने का विरोध किया। परिवार को मजबूर किया गया कि वे पहले शव का शुद्धिकरण कर उसे हिंदू धर्म में परिवर्तित करें और फिर हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करें। ये गतिरोध 2 दिन तक चला और जब शव सड़ने लगा, तो परिवार को भीड़ की मांग माननी पड़ी। आर्टिकल -14 की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा और अन्य आदिवासी इलाकों में ईसाइयों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में लाल किला विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक और कश्मीरी व्यक्ति कासिर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया है। उस पर कार बम धमाके के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का आरोप है। इस बीच धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाए गए कासिर बिलाल के पिता बिलाल अहमद वानी ने 16 नवंबर को खुद को आग लगा ली थी और आज उनकी मृत्यु हो गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद वे मानसिक रूप से टूट चुके थे। अंत में अर्थव्यवस्था की खबर। रिजर्व बैंक के अनुसार 7 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2.699 अरब घटकर $687.034 अरब रह गया।
इससे पिछले सप्ताह में भी भंडार में 5.623 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर, एक्स और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।